सो वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम एक डाउट लेकर आए हैं यहाँ पर आपके पास शुभ शंकर महापात्रा का। वो वैसे ही बहुत एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन उसका डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो ये कह रहा है कि सर, पहली बात है मैं कितनी बार मॉक टेस्ट दूँ। दूसरी बात है, अगर मेरा कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो उसे कितना तवज्जो दूँ, कोई टॉपिक वीक है तो उसे कितना तवज्जो दूँ, कैसे दूँ। ठीक है। और एक बार मैं जेई मेंस के थ्रू अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी रिवाइज कर ही चुका हूँ, तो ये तो अच्छी बात है। देखो, कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारे पास उसके बेसिक नोट्स तो पढ़े ही होंगे। जहाँ तक है मुझे लग रहा है, बेसिक नोट्स का मतलब है मेरा, जो उसके टॉपिक के सटल पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पढ़े होंगे। जो क्वेश्चनों में तुमने गलती कर रखी होगी अभी तक, वो क्वेश्चन पढ़े होंगे। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पढ़ा होगा उसका, जो कि तुम्हारे टीचर ने पहले ही तुम्हारे को करवा रखा होगा। ठीक है। तो अब तुम्हें करना क्या है, बस उन्हीं तीन चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। उसके अंदर डीप डिटेल में नहीं जाना, अलग अलग मॉड्यूल्स पर नहीं जाना, क्योंकि पहले से ही तुम वो नोट्स बनाकर रख चुके हो और तुम्हें पता है कि इसमें यही वाला पर्टिकुलर पॉइंट है जो मुझे याद नहीं रहता, इसी को मुझे आगे रखना है। दूसरी चीज़, अगर तुम देखना चाहते हो कि भाई तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देख सकते हो। स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, तुम वो देख सकते हो। और ये हर जगह निकलते हैं। नारायणा के अंदर भी, जो नारायणा का खुद का मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत अच्छे ऐसे स्टेटमेंट असर्शन टाइप के क्वेश्चन है, जिनको जाकर एक बार तुम देख सकते हो। ठीक है। और आकाश के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे आते हैं, एलन के अंदर है, तो तुम वहाँ पर से उनकी रिवीजन कर सकते हो। मैं यहाँ किसी चीज़ को एंडोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स गैलेक्सी की बुक के अंदर जाकर अगर तुम पीछे देखोगे, तो तुम्हें कंसेप्चुअल का एक अलग से ही टॉपिक मिलेगा। उनको जाकर तुम ट्राई आउट कर सकते हो, ताकि तुम देख पाओ कि जो तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसके अंदर अभी भी कोई फ्लो पॉइंट रहता है कंसेप्चुअली या नहीं रहता। एक तो हम उसे ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। इससे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हार्डली से 5 से 10 मिनट दो, क्योंकि तुम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट बेस्ड पढ़ रहे हो। ठीक है। न्यूमेरिकल तुम्हें, मुझे पता ही है, आते ही होंगे, तो उसमें ज़्यादा कुछ ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो देखो एक हैबिट है ना। तो अगर कोई भी हमारा टॉपिक स्ट्रांग होता है, तो कंसेप्चुअली कभी कभार क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चनों में, तो उसको जाकर तुम प्रैक्टिस कर लेना। पहली चीज़ ये हो गई। अगर कोई टॉपिक वीक है, तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर तुम पहले से ही एक अच्छी रैंक ला रहे हो और तुम्हारा काम तो यही है कि भाई तुम रैंक ला चुके हो, तुम्हें बस अब एक नया रिकॉर्ड सेट करना है, तो वीक टॉपिक को इक्विवेलेंटली तुम्हारे को ध्यान देना होगा हर मॉक टेस्ट के बीच में। अब यहाँ पर वीक टॉपिक और मॉक टेस्ट को मैं एक साथ में रिलेट करूंगा, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है कि भाई मैं कितने मॉक टेस्ट दूं। मेरे पास आकाश, एलन, ठीक है, पीडब्ल्यू, फिटजी, सबके मॉक टेस्ट है, तो मैं किसके कितने जल्दी मॉक टेस्ट दूं। मेरे हिसाब से हफ्ते के अंदर 3 मॉक टेस्ट देना आर मोर देन इनफ। मेन बात ये होती है, हर 2 मॉक टेस्ट के बीच में जो तुम्हें रिकवरी टाइम मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें अपने वीक टॉपिक्स पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है कि भाई फिजिक्स पढ़ रहा हूँ मैं, तुम्हारे पास 3 अलग अलग सब्जेक्ट है। अब तुम तो नीट वाले हो, तो तुम्हारे पास 4 अलग सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। हम जेई वालों के लिए 3 होते हैं, लेकिन वो भी मतलब सेम है। मेन बात यह है कि हम, वो जो टाइम होगा हमारे पास बीच में, बफर टाइम, उसमें हम अपने वीक टॉपिक्स को 2/3 ऑफ द टाइम देंगे, और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसे 1/3 ऑफ द टाइम देंगे। अब वीक टॉपिक्स को जो हम ज़्यादातर टाइम दे रहे हैं, उसे करना कैसे है? उसे करना बिल्कुल वैसे ही है कि उसे हमें फंडामेंटल लेवल पर ले जाकर करना होगा, वरना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात आप समझ रहे हो? वरना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी वो टॉपिक आप सीखे नहीं हो, और एग्ज़ाम बनाने वाला कैसा भी एग्ज़ाम बना सकता है। तो जो भी तुम्हारे पास टेक्स्ट मॉड्यूल वगैरह है, उसे उठाओ, उसी को करना स्टार्ट करो। सबसे पहले इलस्ट्रेशन से देखना, इलस्ट्रेशन के बाद देन अपने तुम PYQs पर जाना। फिर उसके बाद तुम जो उसकी एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर जाना। पहले PYQs पर जाना इसलिए क्योंकि PYQ पहले कर लोगे तो तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा। और मतलब कहने का मतलब यही है कि देखो, वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल ये कोई नया क्वेश्चन उठकर आ जाएगा। तो इसलिए, ताकि हम सेफ साइड रहे, हम पहले PYQs के साथ उस, जो हमारे पास वीक टॉपिक है, उसे ख़त्म कर देंगे। अब मैं एक और चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा कि भाई बच्चे क्या कहते हैं कि भाई मैं हर दिन मॉक टेस्ट देना चाहता हूँ। सर देखो, हर दिन दे सकते हो मॉक टेस्ट, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, हर दिन मॉक टेस्ट तब दो, मान लो एक हफ्ते तुम हर दिन मॉक टेस्ट देकर देख लो। हर दिन मॉक टेस्ट देने से क्या हो जाता है, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे एट मैक्स कितने मार्क्स आ सकते हैं। तुम्हें एक रेंज पता चल जाएगी, भाई यही मेरा कांस्टेंट रेंज है, इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो एक सप्ताह हर दिन मॉक टेस्ट देकर बस तुम यही जान सकते हो कि इससे मेरे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे मेरे कम नहीं होंगे। मॉक टेस्ट हल्का आया तो इतना मैक्सिमम मार्क्स मैं गेन कर सकता हूँ, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड आया तो इतने लोअर मोस्ट मार्क्स मैं गेन कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मेन बात ये आती है कि मॉक टेस्ट देने से एक्चुअली हम कंसेप्ट को थोड़ा सा छोड़ने लग जाते हैं।
क्योंकि देखो हमें बार बार अलग अलग चैप्टरों की जो हमारे वीक चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन करनी ही करनी है। अगर तुम फिजिक्स को मतलब बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ले लोगे कि भाई मैं हर दिन मॉक टेस्ट दूंगा, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक वो तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स बन जाएगा और कहीं ना कहीं लूप होल निकल कर आ जाएगा, क्योंकि तुम बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो उसी चैप्टर को। तो जो सटल पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, कभी ना कभी तो भूलोगे। मेमोरी गेम खेलती ही खेलती है। इज दैट क्लियर? तो अच्छी बात ये होगी कि अगर तुम्हारा मॉक टेस्ट देना है तुम्हें कि भाई मैं देना चाहता हूँ हर दिन, तो किसी एक हफ्ता रख लो कि एक हफ्ता मुझे पूरे हर एक बार मॉक टेस्ट देना है। उससे तुम्हें रेंज पता चल जाएगी कि मेरे तो मार्क्स इतने ही बैठेंगे। ठीक है? और वो मॉक टेस्ट तुम्हें ऐसे देना है कि भाई सोते उठते तुमने दे दिया, है ना? ताकि अगर मान लो नीट का पेपर मैं कह दूं कि भाई अभी 2 मिनट बाद नीट का पेपर है, तो तुम्हें पता रहे कि यार मैं कूल हूँ, मेरे मैक्सिमम मार्क्स इतने बैठेंगे, मिनिमम मार्क्स इतने बैठेंगे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। वो सिर्फ उस कंफर्ट देने के लिए होता है मॉक टेस्ट। ठीक है? रेंज पता चल गई। रेंज पता चलने के बाद तुम्हें करना क्या है, वही अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क करना है। और अगली बार जो मॉक टेस्ट दे रहे हो तुम, हफ्ते में 2 बार जो मॉक टेस्ट दोगे, उसके अंदर अपने जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसे तोड़ने की कोशिश करनी है। चाहे एक क्वेश्चन से ही तोड़ने की कोशिश करो, चाहे 2 क्वेश्चन से ही तोड़ने की कोशिश करो। क्लियर? तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर तुम्हारी कर दी है क्लियर। अब तुम कह रहे हो कि भाई मेरा 11th और 12th पूरा सिलेबस एंटायरली वैसे रिवाइज हो चुका है। अच्छी बात है, रिवाइज हो चुका है तो, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इतना ज़्यादा भरोसे पर मत बैठो। मैं खुद जानता हूँ कि कैसा रहता है याद करना, कैसा लगता है याद करना। अब तुम एक चीज़ ये भी देखना कि भाई कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे क्या तुम्हारे अपने सीनियर्स होंगे, अभी पढ़ लिया है ना, नीट दे लिया, रैंक अच्छी ले आए, लेकिन अगर तुम अपने ही सवाल उनसे फिर से पूछोगे तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेमोरी खो जाती है, गायब हो जाती है। ये बात आप लोग समझ रहे हो? ठीक है? तो बार बार री रिविजन ज़रूरी रहती है, और कंप्लीट थरो री रिविजन ज़्यादा ज़रूरी रहती है, रेदर देन डैट कि हम फार्मूला बुकलेट के ऊपर ही ध्यान देते रहे। फार्मूला बुकलेट में तुम सिर्फ फॉर्मूले लिखते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सटल पॉइंट्स पहले से ही लिखे हुए हैं, तो वो फार्मूला बुकलेट कंप्लीट बुकलेट कहलाएगी। प्लस उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि तुमने कितनी मिस्टेक्स करी है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो बस यही है। बाकी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई पूछना चाहता है अपने डाउट्स, वो ऐसे ही पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।